तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में क्या जब हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखे थे तो हमने कहा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आज खत्म हो गई, सही। हमने कहा कि कंसीडरेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफर होना चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट ये था कि जो पार्टीज हैं, जो पर्सन्स इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, कपड़े बना सके, हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कर सके ना, क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। आपको 15-20 मिनट रहने से थोड़ा सा उसका करेक्ट चलना बहुत जरूरत है। हमने कहा था ये अलग से पूरा टॉपिक है, उसको हमें पढ़ना है। उस वक्त मैंने लिखवाया कि कहा कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 3 लोग थे, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा ये था अदर पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर आप लोग अपनी पुरानी नोट्स को चेक करें एक बार जाके बिल्कुल देखिए, उसमें मैंने लिखवाया था कि माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ 3 लोग थे। आज हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि माइनर कहते हैं किसको, अदर पर्सन्स की लिस्ट में आता कौन है, और अनसाउंड माइंड कहते हैं किसको। हर वो बंदा अनसाउंड माइंड नहीं होता जो पागल होता है। पागल बनने के कुछ दर्जे होते हैं ना, कभी मुस्तकिल पागल होता है, कभी कम पागल होता है। हर बंदा माइनर वो नहीं होता जो 20 साल का भी है, उसको कहेंगे ये माइनर हो सकता है, वो 20 साल की एज में माइनर हो। आज हम उसको डिस्कस करें, उसे हमने कहा था 18 साल, और ऐसे ही स्टार्टिंग फेज का स्टार्ट करता माइनर से। ऐसे होता है कि हर बंदा एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर शख्स, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, जो साउंड माइंड हो, वो बंदा जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, तो बात क्या बनी, हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो एज ऑफ मैच्योरिटी में पहुंच चुका हो, जो क्या हो, साउंड माइंड हो, और जो डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में ना हो। अब पहली चीज ये डिस्कस करते हैं कि मैच्योरिटी की एज को अटेन करना, वो कौन होता है जिसको हम कहते हैं कि इसने मैच्योरिटी की एज अटेन कर ली है, तो वो होता है जो माइनर नहीं होगा। ठीक है बात भाई, 2 ही स्टेटस होते हैं एक बंदे के, या तो वो माइनर शुमार किया जाएगा या वो मेजर शुमार किया जाएगा। माइनर वो होता है जो 18 साल की एज में ना पहुंचा। हर वो बंदा जिसकी एज 17 साल 5 महीने, 17 साल 9 महीने, 17 साल 360 दिन, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर। क्या बात समझ आई? लेकिन एक एक्सेप्शन होती है कि अगर कोई बंदा जिसके लिए गार्जियन अपॉइंटेड है, कोई बंदा किसी के लिए गार्जियन अपॉइंटेड है बाय कोर्ट, इसका एक लॉ है। हमें सिर्फ ये सब लॉ हमारे कोर्स में हमारे किसी काम का, हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर किसी बंदे के लिए गार्जियन अपॉइंटेड है, वो वाला गार्जियन नहीं क्या अब्बा चले गए तो चाचा पाल रहे, अम्मा चली गई तो खाला पाल रही, वो वाला गार्जियन नहीं। वो वाला गार्जियन जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो, या गार्जियन या माइनर के लिए कोई प्रॉपर्टी हो और वो भी कोर्ट उसको दे दी हो, तो इस केस में लॉ ये कहता है कि जब तक वो 21 साल का नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, माइनर। ऑब्वियसली बात है, जब किसी को कोई गार्ड करता है ना, वो ये किसी की देखभाल करता है, सर ये अब्बा अम्मा चले गए, अब चाचा पाल रहे, मामा पाल रहे, अज्यूमिंग वो कोर्ट से अपॉइंटेड है, फिर उनके इन्फ्लुएंस होगा। तो अब्बा अम्मा का इन्फ्लुएंस सेंस में नहीं होता कि उनका तो बना ही इसीलिए कि बच्चों को बड़ा करना है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है। तो कोर्ट को भी पता है कि इस बच्चे के अंदर 18 साल में सेंस नहीं आएगा, इसलिए इसको मजीद थोड़ा टाइम दो, ये बंदा इसके साथ कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट, इसकी प्रॉपर्टी से कोई गलत डीलिंग्स ना कर ले, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो बड़ा होने का, कि ये अपने फैसले खुद कर सके। क्या बात समझ आ रही है? अभी इसको यही कर लो। दूसरा बंदा जो अनसाउंड माइंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर अनसाउंड माइंड वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ना समझ सके और उसकी बेसिस पे कोई रैशनल जजमेंट ना कर सके। मिसाल के तौर पे कोई आप एक ही सेंटर से कि आप दारुशुकून में अगर आप लोग गए हो और आपने देखा हो तो वहाँ पे एब्नॉर्मल बच्चे मौजूद हैं, अब उनसे बातें करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल नहीं है। अब आपको लेक्चर कहेंगे मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं तुम्हें 1 करोड़ 5 लाख में देने को तैयार हूँ, लेगा,
आप भी कह रहे हो कि दे दो यार, मेरी बात समझ आ रही है? वो अपने स्टाइल में कह रहे हैं देगा, अब्बा को फोन लगाओ, उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा अब्बा का नंबर क्या 0389, फोन लगाओ और फोन 0389 पे कभी लगेगा? ये बात समझ आ रही है? आपको पता है वो बंदा साउंड माइंड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को क्या समझ लेगा? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 5 लाख में दे रहा है, इसकी बिडिंग हिल चुकी है। आप लोग आपको बात समझ, इस बंदे की फिटिंग के हिली नहीं है, जिस बंदे की फिटिंग हिली हुई हो अब वो किसकी होती है वो देखते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली उसकी बेसिस पे वो कोई रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि रैशनल बात है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ले लो, तो मालूम हुआ अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर ये पेपर में कैसे आएगा? आपको एक केस दिया हुआ होगा, एक बच्चा है 17 साल का है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हो गया, तो आप बताओगे कि इसकी क्या नेचर, इसकी नेचर क्या होगी हम देखेंगे, लेकिन केस ऐसे डेवलप होगा। एक बंदा है जिसकी तबीयत सही नहीं है, उसने शराब पी हुई है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो ये शराब पी हुई है, ये 17 साल की एज, ये थ्रेटन जो मैंने सवाल किया, ये सवाल के अंदर पिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको पिक करवा देते हैं कि यार क्वेश्चन की बात हो रही है, क्या माइनर की बात हो रही है, क्या साउंड माइंड की बात हो रही है, मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने उस पॉइंट से पिक करके लॉ अप्लाई करना है, केस को डिस्कस करना है और कंट्रोल करना है। ये बात समझ आई? तीसरा एक इंग्लिश लॉ ने दी हुई है कि इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, अगर आपने कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा। क्यों? तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए पार्टीज की क्या होनी चाहिए? पीछे चलते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लॉ कहता है ये लोग कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको निपटाते हैं। एलियन कहते हैं अजनबी को। मिसाल के तौर पे जो बंदा पाकिस्तानी नहीं है वो हमारे लिए क्या है? एलियन। हर वो बंदा जो पाकिस्तानी नहीं है वो हमारे लिए क्या है? एलियन है। अब चाहे वो हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। तो लॉ ये कह रहा है एलियन फ्रेंड के, ये लीगल टर्म्स है। लॉ ये कह रहा है कि एलियन फ्रेंड के साथ नहीं, एलियन एनिमी के साथ अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको तुम चैलेंज इन्फोर्स नहीं करवा सकते। सर एलियन एनिमी वो होता है जब किसी कंट्री के साथ आपकी वॉर डिक्लेयर होती है, या गवर्नमेंट ने कह दिया हो कि सारे गवर्नमेंट फलानी कंट्री के साथ डीलिंग्स नहीं करेंगे। चाइना इंडिया के मामला बंद है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर कोई बुराई आ जाए, कोई वॉर क्रिएट हो जाए, तो आप इंडिया से कुछ इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, एलियन एनिमी होगा, तो दैट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आपको इसी तरीके से केस स्टडी दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेटेड तो देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द चाइनीज गवर्नमेंट इन दैट एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आप कहेंगे कि इस केस में ये डिक्लेयर्ड वॉर की सूरत है और एलियन एनिमी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इन्वेंट होगा। ये बात समझ आ रही? ये होगा। डिप्लोमेट्स वो होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं, किसी नेशन को, किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड लेट से मोदी साहब आ गए हमारे यहाँ और वो आए और बड़े तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि डिप्लोमेट से, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव से, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनको कोई मसला होगा वो आपको शू कर सकते हैं, आप उनको शू नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ है। ये बात समझ आ रही? तीसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वो बंदा होता है जो कहता है मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, अपने आप पे कर्ज नहीं उतार सकता। अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट वो होता है जो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, जो अपने कर्जे नहीं उतार सकता। लॉ के अंदर इंस्टॉलमेंट वो होता है जिसको कोर्ट कह देगी इंस्टॉलमेंट है। एक बंदा अगर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाता है, अगर कोर्ट उसको कह देगी कि इंस्टॉलमेंट है, तो उसके लिए एक ऑफिशियल असाइनी फिर अपॉइंट किया जाता है। और मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसके हैं 100 करोड़ के कर्जे, ठीक है, इससे अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी है और मैं इंस्टॉलमेंट हूँ, जिसको बनना है इस प्रॉपर्टी से अपने कर्जे लेके जाए, कोर्ट में जाके इसने अपने स्टेटस ले लिया इंस्टॉलमेंट का। ये बात समझ आ रही है? कोर्ट एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया और उसकी प्रॉपर्टी जो रह गई थी उसको बेचेगा, करेगा और ये 100 करोड़ के जितने पॉसिबल होंगे कर्जे निपटाएगा। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो कोर्ट इसको एक सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज का, इस बंदे के जितने कर्जे थे वो खत्म हो गए हैं, जितने वो उतार सकता था। तो इस सिचुएशन में जब इसमें इंसॉल्वेंट का स्टेटस होगा तो आप इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिल जाएगा, यानी वैल्यू जमा हो जाएगा उस केस से, फिर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सवाल दूंगा, पहले इसको सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर प्रोविजंस मौजूद है।
अगर डायरेक्टर ने कही अगर किसको जेल में डाल देंगे, इनकम टैक्स ऑर्डर उसमें प्रोविजंस मौजूद है, आप ये जेल में डाल देंगे। इस तरह बहुत सारे लॉ के अंदर प्रोविजंस मौजूद होते हैं कि अगर आप ये नहीं किया तो आपको सजा हो जाएगी जेल। इन दैट केस अगर कोई कैदी है तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। सर उसमें ऐसा कैदी है जिसकी बुलेट प्रूफ जेल है और बड़ा वो मजे में उसके पास फोन भी और वाईफाई से इंटरनेट से कनेक्ट अगर आपको मेरे बिहार पे दस करने में उठा दो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? इनवैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि प्लीज कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन अगर उसको रेलमेंट उसको पेट्रोल पे बाहर निकाल दिया जाए, उसकी जमानत हो जाए, तब जेल से बाहर आ जाए, केस खत्म हो जाए, कर सकते। एंड लास्ट कंपनी लॉ आपको आइडिया देगा। लास्ट कंपनी लॉ पूरा लगेगा। अभी से हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमें इंसान है तो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी कैसे पहचाने जाते हैं? आईडी कार्ड से। इसी तरीके से हर कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है एससीसीपी में, इसका भी एक इनकॉर्पोरेटेड नंबर होता है जिससे वो पहचानी जाती है। अब जो कंपनी एससीसीपी से रजिस्टर्ड होती है और उसका एक नंबर होता है इनकॉर्पोरेटेड, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है एमओ, जिसके अंदर ये लिखा होता है ये कंपनी क्या क्या कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैं और आप लोग एक कंपनी बनाए और क्या कहते हैं, हम अपने मेमोरेंडम में ये लिख भी दे, लेट से लिख दे तो हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि के रेट में उसके लिए डेजिग्नेट की गई है। तो कुछ बिजनेसेस तो ऐसे जो पहले नहीं सकते, तो मेमोरेंडम में लिखने से भी कुछ नहीं होगा। और कुछ बिजनेसेस एक कंपनी है लेट से एक्सपोर्ट करती है टेक्सटाइल का, अब वो कहेगा कि मैं ना चावल बेचूंगी, अगर उसके मेमोरेंडम में ये चीज़ नहीं लिखी तो अगेन वो आप उससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वैसे ये बात आज से लोगों ने एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जब से नया तो आया है मेमोरेंडम इतना ऑर्डर हो गया कि आप सारे लीगल बिजनेस कर सकते हैं एक्सेप्ट स्पेशलाइज्ड बिजनेस में। लेकिन ये सब समझाने के लिए आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। सवाल सर वो इंस्टॉलमेंट में अगर पैसे उधार तो क्या इंस्टॉलमेंट बन सकता है? हाँ, खत्म हो गया। मैं वैसे कमाएं नहीं बताया सर्टिफिकेट ऑफ रिसर्च कोर्ट ने दे दिया, आपके पास आदेश आ गया, आप डिप्लोमेट हो तो किसी मिशन को किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव क्या आए कोई वजह से रिप्रेजेंट नहीं करते, आप जो कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप उसको पर्सनल लेवल पे दे दो, उसके स्टेटस को दे सकते। कोई सवाल यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे समझ आ गया? 18 साल का हुआ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में और हम सारे तकरीबन पाकिस्तान के 18 वाले हैं, क्योंकि 21 वाला वो होगा अगर किसी का गार्जियन है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया, ये बात समझ लेंगे। अब अगर लेट से किसी ने माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लिया, एक बच्चा है लंबा चौड़ा, इतनी बड़ी उसकी मूछें हैं, ठीक है, तब उसका मुझसे भी लंबा हाथ ऐसे लगता है तो पंखे तक पहुँचने का डर होता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी 16.5 साल। जैसे नसीम शाह माइनर है ना भाई, कहीं से लगता है पाकिस्तान में नया क्रिकेटर है फास्ट बॉलर, उसको क्या कहते हैं 60 ईयर, इतना ज़बरदस्त ना। तो नसीम शाह क्या है? माइनर। क्या बात समझ आ रही है? अब नसीम शाह कहीं से लगता नहीं है, मतलब अगर हमें नहीं पता होता कि नसीम शाह 16 साल का है तो हम ये कभी भी नहीं समझते कि 20 साल से कम है। क्या बात समझ आ रही है? नसीम शाह किसी शोरूम गए तो उन्होंने कहा है मुझे गाड़ी खरीदनी है, शोरूम वाले ने उसको गाड़ी दिखाई, उसको समझ नहीं आई। नसीम शाह ने कहा मैं आपको अगर पेमेंट मिल जाएगी, अभी आप थोड़े से पैसे रखें, बाकी पैसे तो रहेंगे, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। नसीम शाह गाड़ी लेके भाग गया, ठीक हो गया। अब गाड़ी वाले ने नसीम शाह को कॉन्टेक्ट किया और नसीम शाह ने कहा भाई मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, मैं क्या हूँ? बच्चा हूँ, मैं हूँ माइनर। शोरूम वाला नसीम शाह का कुछ भी नहीं कर सकता। अगर माइनर किसी को बेवकूफ़ बना दे अपनी पर्सनैलिटी पे, तो जो बेवकूफ़ बनाए गलती किसकी है भाई? बेवकूफ़ बनने वाले की। माइनर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो मालूम किया हुआ कि माइनर के साथ अगर अग्रीमेंट होगा तो वॉइड होगा, और वॉइड अग्रीमेंट वो होता है जिसमें वन ऑफ द एसेंशियल्स मिसिंग हो। वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ कम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट आ गया। नंबर 2, माइनर किसी का एजेंट बन सकता है, छोटे छोटे रखे हुए होते दुकानदार छोटे, वो जो छोटे अपने प्रिंसिपल के ब्याह पे, अपने मालिक के ब्याह पे जाके कोई डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन फंसेगा कौन? कुछ होगा तो मालिक। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक बच्चा है, आपके अब्बा ने रखा हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए, घर के सामान भी लेके आ रहा है और सब पूरे मोहल्ले को पता है कि यार ये ना ये अली है ना,
ये असलम भाई के घर पे काम करता है। अब अली भाई जाते हैं मार्केट से, कभी किसी दुकान से कोई सौदा उठा के घर ले आते हैं, कभी क्या अपनी मर्जी से जो उसका दिल चाहता है, क्योंकि असलम भाई इतने मशहूर आदमी हैं कि क्या कहते सबको पता है इनके पैसे कहीं नहीं जाते। तो अब अली की हरकत है, अब अली को लगा कि यार असलम भाई भी कुछ नहीं कहते, दुकानदार भी कुछ नहीं कहते, अली ने अपनी जेब भरना शुरू कर दिया आहिस्ते आहिस्ते। अब कौन बचेगा? असलम भाई। क्यों बचेंगे असलम भाई? क्योंकि अली उसका एजेंट था। ठीक हो गया। ये होता है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मकसद ये होता है कि आप जाके बोलेंगे हाँ ये काम मैंने किया, सही है, या ये चीज़ मेरी है। मिसाल के तौर पे 17 साल 363 दिन थे एक बंदे के और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अभी उसके कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन क्या है? वो अभी तो बताया उसके कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन क्या? वो बर्थडे हुई, अगले दिन को गया, उसने कहा यार ये मैंने ही तो किया था और मैं कंफर्म कर रहा हूँ मैंने किया था। माइनर का रेटिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं। माइनर पीछे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर वो कह भी दे तो कोई लीगलिटी नहीं होगी, स्टिल वो बच्चा ही रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और क्लास के स्टार्ट में उन्होंने दूसरा भी कहा सर ये बच्चे होते हैं तो गली मोहल्लों में जाके कुछ भी खरीदते रहते हैं, तो क्या ऐसा करेंगे तो वो फंसेंगे। मिसाल के तौर पे आप गए मोहल्ले में बच्चे से बिरयानी वाले की दुकान है, अम्मा ने आधा दही और डब्ल्यूटी भी लेके आया, तो आपने कहा ठीक है। अब आप डब्ल्यूटी वाले की दुकान पे गए, आपने सुना है 6 डब्ल्यूटियाँ देना, एक स्लाइस देना, एक जेल की बोतल देना, और सब आपने ले लिया और आपने कहा भाई अल्लाह। अब यहाँ पे ये नीचे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज के अंदर वो आपकी प्रॉपर्टी से, बेचने वाला प्रॉपर्टी से, माइनर के पास कोई भी एसेट हो उससे ले सकता। हाँ, माइनर को पर्सनली लेके जाके कोर्ट में नहीं करा जा सकता, लायबल नहीं, या उसको सजा दे दो, उसको जेल में डाल दो, उसकी प्रॉपर्टी से वो रिकवरी जायज़ है। अब मैंने वो दी भी अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि वो लगे, मिसाल के तौर पर एक बंदा है सूट बूट पहन के जा रहा है, ठीक है, अब वो जा रहे हैं क्या कहते हैं ना 3 पीस बनवाने के लिए, अब वो सप्लाई ऑफ एसेसरीज में काउंट नहीं होगा। बात समझ आ रही है? सप्लाई सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बना तो सकता है भाई, सब कुछ कर सकता है। एक्सेप्शन ये है कि सप्लाई ऑफ एसेसरीज डिपेंड करता है उसकी शक्ल कैसी है। हर बंदे की अलग अलग होती है। एक बंदे के फटे हुए कपड़े, आप उसको क्या कहते हैं पिज़्ज़ा ट्रेड है और बोले यार पिज़्ज़ा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में आता है, तो उसके लिए सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में पिज़्ज़ा नहीं आता, मगर एक इंग्लिश बोर्ड है बर्गर बच्चा, तो वो पिज़्ज़ा खाएगा तो मर जाएगा, उसकी रूह निकल जाएगी, तो उसके लिए सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में पिज़्ज़ा आता है। क्या बात समझ आएगी? लास्ट टाइम हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ली साउंड माइंड लेक्चर। तो साउंड माइंड अभी मैंने आपको बताया ना कि हर वो बंदा फॉर्मल रैशनल जजमेंट कर सके और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझ सके। लॉ कहता है कि 3 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक बंदा साउंड माइंड नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक पर्सन इडियट्स वो होता है जो पक्का पागल होता है, पैदाइश ही है, या ऐसा कोई हादसा हो जाए ये बस उसकी पिटी हिल गई, लोग दूर से कहते हैं इससे बच के रहो। अब इससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप गए चाहे लोग कहे मेरे जेब में चाकू है और ये मैं बेचता हूँ, आपको पता लग जाएगा यार ये इसकी बेटे ये नहीं है। एक होता है लुनेटिक जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा पागल होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको भक्ति दौड़े पड़ते हैं, जो होते हैं अच्छे लोग होते हैं, अचानक से आउट नजर आ क्या हुआ आपको, तो घर वाले कहते हैं यार इसको ये बीमारी है, अभी 15 मिनट देखना सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसी कुछ बीमारियां होती है, ऐसा होता है लुनेटिक, या किसी ने पी हुई है, वो तो होती वक्ती है। अगर आपको पता है यार इस बंदे ने पी हुई है तो आप इससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी क्या होगा, इनवैलिड। तो लॉ ये कहता है कि एक बंदा यूजुअली अनसाउंड है, यानी हर वक्त अनसाउंड ही रहता है, लेकिन वो कभी कभी लुनेटिक वाला सही हो जाता है, तो उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो सही है। सिमिलरली एक बंदा हर वक्त सही होता है, कभी कभी खराब हो जाता है, तो आप उससे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब वो खराबी की पोजीशन में हो। क्या बात समझ आई? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो उस तक हमारे टॉपिक खत्म हो गया। उस पर आपसे एक सवाल कल ही शेयर किया था, घर जाकर मैं उसको वॉइस नोट डाल दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ में ये होता है, अच्छा बताओ एक मिनट। बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर ये है, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहे कि यार मैं उस वक्त मेरा अच्छा नहीं था। एक बंदा कभी कभी पागल होता है,
और हर वक्त सही होता है, अब उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो लोग कहेंगे यार ये उस वक्त पागल था। जो इस केस को उठाएगा, जो अनयूजुअल बात करेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा या तो यूसुफ पागल था या नहीं। नेक्स्ट साल में किसी डॉक्टर से जाके कहा यार इसकी हालत सही है, हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। डॉक्टर ने कहा यार 6 से लेकर 6:30 के बीच में सही हो गया ना, डॉक्टर हैज टू प्रूव कि 6 से 6:30 के बीच में सही होता है, हम उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा तो प्रूफ उस बंदे पे होगा जो कह दे कि ये 6 से 6:30 के बीच में सही होता है, आप इससे रब्ता कर रहे हैं, उस वक्त इससे नहीं की रहेगी या उस वक्त इसकी फिटिंग जगह पे होगी। क्या बात समझ रही?